प्रियांशः मित्राणि स्वागतम तत्र भवतां भवतीनां च हार्दम हार्दम अभिनंदनम। प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वंदे संस्कृत मातरम में। मित्रों, आप सभी जैसे कि जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट यानी अर्थशास्त्र का विशिष्ट अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि विनयाधिकारी का अध्ययन हम कर रहे थे। और आप सभी को पता होगा इसमें हम बहुत सारे प्रकरण पढ़ चुके हैं और अभी इसमें 2-3 प्रकरण अवशेष हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, आज का जो प्रकरण है राजप्रणिधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इससे पहले जो आपने प्रकरण पढ़ा था अवरुद्ध वृत्तम और अवरुद्धि च वृत्ति, उसके बारे में आप सभी ने देखा होगा। और ये जो आज का प्रकरण है, अगर आपने अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद पूरे विनयाधिकार जो पहला अधिकरण है उसको पढ़ने के बाद अगर इसको नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए आपने अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये जो प्रकरण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे और सीधा ही हम आपको टेक्स्ट से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर में, तो हम वहीं से इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इसमें राजप्रणिधि जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि राजा के जितने भी कार्य होते हैं जो कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है वही इसमें आपको मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा आपको कि अर्थशास्त्र में आपने जो अभी तक जितना भी पढ़ लिया है, अगर ये नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखिए हम चलते हैं टेक्स्ट में। सो फाइनली प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है और हम आज जल्दी जल्दी कक्षा को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये आज का जो महत्वपूर्ण प्रकरण है आप सभी को जरूर समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। इसमें राजप्रणिधि का मतलब होता है कि राजा की जितनी भी प्रणिधि है, प्रणिधि का मतलब है जितना भी कार्य है, जितना भी उसका कोष खजाना निधि वगैरह जो कुछ है वो सारी चीज़ें आप इसमें देखने वाले हैं। 15वें नंबर का प्रकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कौटिल्य कहते हैं, जो कि अर्थशास्त्र के धुरंधर मर्मज्ञ पंडित विद्वान हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से समझिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें इंटरेस्टेड लगी। तो देखिए सबसे पहली बात, कौटिल्य कहते हैं कि राजानम उत्तिष्ठमानम अनुतिष्ठन्ते भृत्याः। इस प्रकरण में सारी बातें राजा के बारे में हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि राजानम अनुतिष्ठमानम, यानी ऐसा राजा कोई जो कि उत्तिष्ठमान है। उत्तिष्ठमान का मतलब है कि अगर राजा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य को संभाल रहा है, तो उसके जो भृत्या होते हैं वह भी क्या करते हैं, अनुतिष्ठन्ते, यानी उनकी भी खूब उन्नति होती है। अगर राजा खूब अपने आप में खूब उन्नति कर रहा है, खूब प्रगति कर रहा है, खूब राजा की उन्नति हो रही है, तो समझ लीजिए उसकी प्रजा की, यानी उसके जो नौकर भृत्य होंगे, उसकी प्रजा होगी, उनकी भी खूब उन्नति होगी। यानी इट डिपेंड्स ऑन राजा, जो किंग है एक राज्य का, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। अगर राजा सही है तो सारी प्रजा भी सही रहेगी, यही इसका मीनिंग है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रमाद्यंतम अनुप्रमाद्यंत, और अगर राजा प्रमाद करने वाला, राजा बिल्कुल सोया हुआ है, सुबह 8 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, उसके बाद नहाने भी नहीं जाता है, फिर चाय पीता है, तो अगर राजा अगर प्रमाद करता है तो उसकी जो प्रजा है बोले वो भी प्रमाद्यंत, यानी राजा ही अगर 10 बजे उठेगा तो प्रजा बोलेगी अरे राजा तो अभी सोया है तो हम भी सो जाते हैं ना। तो फिर निधु जी कहेंगे कि हम भी सो जाते हैं, श्रद्धांजलि जी कहेंगे कि राजा तो सोए तो हम भी सो जाते हैं, अब यूजीसी नेट वाले ही सो गए हैं तो हम भी सो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से राजा जैसा व्यवहार करेगा वैसे ही प्रजा करेगी। और कर्माणि चास्य भक्ष्यन्ते, अगर राजा सोया हुआ है, प्रमाद में है, तो उसके कर्म जो होंगे उनको क्या कर लेंगे, भक्षण कर लेंगे। कौन, जो प्रजा होगी। ठीक है। यानी प्रजा उत्पात मचाने लग जाएगी, राजा के जितने भी कर्म होंगे उनके ऊपर उत्पात करने लग जाएगी और अपने आप ही जो है प्रजा में विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। और जो राजा के जो द्विषद भी चाति संधीयते, जो राजा के जो विद्वेषी लोग होंगे, जो राजा से द्वेष रखने वाले जो लोग होंगे, वो क्या करेंगे, राजा पर खूब अत्याचार करेंगे। क्योंकि राजा जब इस प्रकार का प्रमाद करने वाला होगा, बिल्कुल सोया हुआ आलसी राजा होगा, तो उस राजा पर उसके जो द्वेषी लोग होंगे वो भी क्या करने लग जाएंगे, खूब प्रमाद करेंगे। तस्माद उत्थानम आत्मनः कुर्वीता, इसीलिए राजा को चाहिए कि वह अपने आप का क्या करे, उत्थान करे, यानी अपनी प्रगति करे, अपनी उन्नति करे, अपना विकास करे और अपने आप को सही टाइम के साथ, सही रूटीन के साथ अपने आप को संभाले। तो अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे, आप लोग भी क्यों सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप यूजीसी नेट में क्यों एक ही अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। और यहाँ पर भी राजा को यही बात बता दी गई है कि राजा को क्या करना है, अपने आप का उत्थान करना है, अपनी प्रजा का उत्थान करना है। नहीं तो अगर राजा आलसी हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यानी प्रजा भी बहुत ही विद्रोह में उत्पन्न होने लग जाएगी, विद्रोह होने लग जाएगा प्रजा में। तो ऐसे राजा को क्या चाहिए, वो अपना उत्थान करे। और उत्थान कैसे करे, तो उसके बारे में यहाँ पर राजा के लिए बहुत अच्छे ढंग से कौटिल्य ने उसका पूरा टाइम टेबल बताया कि राजा को सुबह से उठ करके शाम तक क्या करना है, रात तक क्या करना है, अगले दिन की सुबह तक क्या करना है, यानी 24 घंटे में राजा को किस तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। ये राजप्रणिधि का मेन जो मतलब है
यही है कि इसमें राजा को कैसे अपने कार्यों को डिसिप्लिन करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि नाडिका भी रष्टधा रात्रिम च विभजित। अब राजा को सबसे पहले क्या करना है कि 8 भागों में, 8 घड़ी में, ठीक है, नाडिका का मतलब होता है घड़ी, यानी 1.5 घंटे की एक घड़ी, तो 8 घड़ियों में यानी 8 भागों में रात्रिम च विभजिता, ठीक है, रात्रिम च विभजिता। अब राजा को क्या करना है, अपने टाइम टेबल को अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए राजा को दिन और रात का दोनों का 8-8 भाग कर देने हैं, ठीक है, यानी टाइम टेबल बनाना है और 8 टाइम टेबल बना देना है कि इतने टाइम पर मुझे ये करना है, फिर इस भाग में मुझे ये करना है। इस प्रकार से 8 सेक्शन बना देना है, दिन के भी और रात के भी, ठीक है। और ये कौटिल्य के अनुसार बता रहे हैं, ये टाइम टेबल है, आप भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, बोले प्राचीन काल में तो टाइम होता ही नहीं था, घड़ी नहीं होती थी, तो कहा कि छाया प्रमाणिन हो। अगर टाइम नहीं हो, घड़ी नहीं हो, कुछ समय देखने का यंत्र ना हो, तो बोले छाया प्रमाण से ही पर राजा को बनाना जरूर है, अपना टाइम टेबल जरूर बनाना है, चाहे वो राजा छाया प्रमाण से बनाए। छाया प्रमाण का मतलब है कि राजा, आप सभी जानते हैं प्राचीन काल में जब समय यंत्र नहीं होता, घड़ी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं था, समय देखने के लिए कोई भी ऐसा यंत्र नहीं था, तो उस समय क्या होता था, छाया प्रमाण के द्वारा, यानी मनुष्य की जो छाया होती है उससे भी पता लग जाता है कि टाइम कितना चल रहा है, ठीक है। सूर्य की जो रोशनी पड़ती है तो आपकी जो छाया होती है, परछाया होती है, तो उससे पता लग जाता है कि अभी टाइम क्या चल रहा होगा। तो उसके अनुसार ही पर राजा क्या करे, अपने टाइम को फिक्स करे कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। अब ये छाया प्रमाण का क्या मतलब है, क्या इसके पीछे साइंस है, उसको बताते हैं। त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरंगुला छाया मध्याह्न इति चत्वारः। अब देखिए राजा को करना क्या है, 8 भाग दिन के करने हैं और 8 भाग रात के करने हैं। अगर समय का कोई यंत्र हो तो उससे करे, अगर नहीं है तो फिर छाया प्रमाण से करे, यानी अपनी परछाई के द्वारा किसी भी रूप में करे, लेकिन जरूर करे। अब ये परछाई क्या है, तो उसके लिए कहते हैं त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरंगला छाया मध्याह्न। देखिए दिन में मध्याह्न से पहले 4 प्रकार की छाया होती है। कैसी कैसी होती है, सबसे पहले त्रिपौरुषी होती है। अब आप इसको कल मुझे बताइएगा श्रद्धा जी, निधु जी, प्रीति जी, कि ये होता कैसे है। हिमाद्री जी, देखिए सुबह का जो टाइम होता है उस समय जब सूर्य की जो रोशनी पड़ती है तो उस समय व्यक्ति की जो परछाई होती है वो तिगुनी रहती है, यानी त्रिपौरुषी हो जाती है, यानी आपके डबल प्लस डबल यानी ट्रिपल हो जाएगा। इतनी लंबी आपको छाया दिखेगी, आपका भी डबल और डबल यानी 3 तिगुने हो जाएगी। जो सुबह की जो छाया होती है जब सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, तो उसको राजा क्या समझेगा, उसको 8वें भाग का पहला हिस्सा समझेगा, ठीक है, यानी पहला भाग है वो, और उस भाग में राजा को क्या क्या करना है वो आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से भी राजा क्या कर सकता है, टाइम को मैनेज कर सकता है। अगर उसके पास घड़ी वगैरह नहीं है तो वो हो गया त्रिपौरुषी यानी पहला भाग। फिर कहा पौरुषी, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद जब सूरज की रोशनी खूब ऊपर आने लग जाती है, ढलने लग जाती है, तो फिर व्यक्ति की जो छाया होती है, परछाई होती है, तो वो क्या करती है, फिर थोड़ा घट करके व्यक्ति की आकार के समान ही हो जाती है। जितना व्यक्ति का आकार है उतने ही आकार वो छाया भी ग्रहण कर लेती है, ठीक है, उसको कहा जाता है पौरुषी। और फिर बाद में क्या हो जाता है, बाद में वो घट करके जैसे ही 11 बजने का समय या आसपास के समय जो होता है उस समय वो छाया बिल्कुल घट करके बिल्कुल ही क्या हो जाती है, चतुरंगुल, यानी उस समय तो वो आपके आकार, आपका जो साइज है, आपकी जो हाइट है उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और अंत में क्या हो जाती है, मध्याह्न इति चत्वारः। बाद में जब मध्याह्न हो जाता है तो बिल्कुल वो छाया बीच में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 भाग हो गए 12 बजे से पहले के, ठीक है, 4 भाग ये 12 बजे से पहले के हो गए। और ठीक इसी तरीके से 4 भाग 12 बजे के बाद के होंगे, यानी मध्याह्न के बाद के, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 + 4 कितने हो गए, 8। ये 8 भाग तो हो गए दिन के, ठीक है, इनको कहते हैं दिन के भाग, जो कि आपको अभी बताया राजा के लिए कौटिल्य ने कहा कि राजा को क्या करना है, 8 भाग दिन के करने हैं और 8 भाग रात्रि के करने, यानी टाइम को सेट करना है 8 भागों में दिन का और 8 भागों में रात का। तो ये हो गई 4 प्रकार की छाया दिन 12 बजे से पहले की। और फिर उसके बाद भी सेम हो जाएगा, यानी फिर सूरज की रोशनी जैसे 12 बजे के बाद जो समय होता है तो फिर वो चतुरंग, सबसे पहले वो बिल्कुल छोटी रहती है जो परछाई होती है, और उसके बाद वो चतुरंगुल होती है यानी थोड़ा सा बढ़ती है, फिर वो पौरुषी होती है यानी व्यक्ति के आकार के बराबर होती है, और फिर वो त्रिपौरुषी हो जाती है यानी वो फिर तिगुनी हो जाती है। शाम के टाइम पे जब आप देखेंगे सूरज की रोशनी जाने को रहती है तो उस समय भी छाया क्या होती है, लंबी हो जाती है, और सुबह भी छाया लंबी हो जाती है। इसको आपको खुद भी देखना है, इसको ये
साइंस है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा कल। और जैसे ही धूप आती है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगले दिन इसको जरूर ट्राई कीजिएगा कि धूप आने के इन चारों पहर में, ठीक है, यानी दिन के पूर्व हिस्से में और दिन के बाद के हिस्से में कब कब आपकी छाया लंबी हो रही है, कब कब आपकी परछाई ज़्यादा साइज ले रही है, आकार ले रही है, और कब कब कम हो रही है, ये सभी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से ये 4 दिन के पहले वाले हिस्से में है और दिवसस्य अष्टभागा, और 4 दिन के बाद वाले हिस्से में होंगे, यानी 12 बजे के बाद, ठीक है। दोनों को मिलाकर के 8 हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएंगे दिन के। और ठीक इसी प्रकार से 8 रात के भी आपको समझने हैं, यानी रात के भी इसी प्रकार से 12 बजे से पहले जो रात के जो भाग होंगे वो 4 हो जाएंगे, और उसके बाद 12 बजे के बाद जो रात्रि के भाग होंगे वो 4 हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 8 + 8 24, ठीक है। तो सॉरी 8 + 8 16, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि राजा को इन जो दिन के जो ये 8 भाग हैं, इनके अनुसार ही अपने टाइम टेबल को सेट करना है कि मुझे पहले भाग में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है। तो उसके बारे में यहाँ पर कौटिल्य एक एक बातें बताएंगे कि कब क्या करना है राजा को। तो सबसे पहले कहते हैं तत्र पूर्वे दिवसस्य अष्टभागे रक्षा विधानम आय व्ययो च शृणुयात्। अब देखिए, जो सबसे पहला वाला जो दिन का भाग है, यानी त्रिपौरुषी जो छाया बताई, जब व्यक्ति की जो परछाई होती है बहुत लंबी होती है, त्रिगुना होती है, ठीक है, उस समय वो जो भाग होता है दिन का पहला भाग होता है, ठीक है। दिवसस्य अष्टभागे, 8 भागों में से जो पहला भाग है उसमें राजा को क्या करना है, तो कहा कि उसमें रक्षा विधानम आय व्ययो च शृणुयात्, यानी उस टाइम राजा को जितने भी उसकी सिक्योरिटी होगी, उसके जितने भी आय इनकम सोर्स के जो भी बातें होंगी, या जो व्यय खर्च करने का जो भी काम होगा, उन सभी बातों को राजा को सबसे पहले वाले भाग में, यानी दिन का जो सबसे पहला वाला भाग है, इन द सेंस आप इसको मॉर्निंग टाइम जो होता है, मॉर्निंग के समय आप ले सकते हैं, ठीक है, जो सुबह का समय होता है जब सूरज की रोशनी निकल जाती है, तो उस टाइम राजा को रक्षा के बारे में, सिक्योरिटी मेरी कहाँ पर है, क्या नहीं है, कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जान लेनी है। उसके बाद द्वितीय पौर जानपदानम कार्य निपसित। उसके बाद जब दूसरा जो भाग होगा, ठीक है, यानी पौरुषी वाला, जिसमें व्यक्ति की जो परछाई होगी वो उसी के आकार के बराबर होती है, तो अगर राजा के पास समय का यंत्र नहीं हो तो तब राजा को क्या करना है, इनके अनुसार, ये जो छाया के बारे में बताए तब इनके अनुसार चलना है, ठीक है। कि हो सकता है कि उस समय क्या था, समय नहीं होता था, घड़ी नहीं होती थी, तो तब उस सिचुएशन के लिए ये छाया के बारे में बताया। ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, पौरुषी कब होती है, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय जो भाग होगा, ठीक है, 8 भाग दिन के बताए, 8 भाग रात के बताए, तो जो द्वितीय भाग होने पौरुषी वाली जो छाया होती है, उस समय राजा को क्या करना है, बोले पौर जानपदानम कार्य निपसित, यानी उस समय राजा को जितने भी जो पौर जनपद के जितने भी कार्य होते हैं, यानी पूर्व के कार्य होते हैं, उसके जनपद के जितने भी आंतरिक कार्य हैं, बाह्य कार्य हैं, उन सभी को देखना है कि आज क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि राजा को रूटीन में रहना है, राजा को टाइम टेबल के साथ चलना है। और तीसरा जो फिर चतुरंगुला वाली जो छाया होती है, यानी आई थिंक ये 10 बजे के आसपास का समय होगा, तो आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है ना, अपनी छाया को देख करके आप समझ सकते हैं। तो तृतीय जो भाग होगा, ठीक है, उसमें राजा को स्नानम भोजनम सेवित, उस समय राजा को एक तो स्नान करना है, और नहाने के बाद राजा को जब नहा जाएगा, राजा स्नान कर लेगा, उसके कुछ समय बाद ही इसी खंड में, यानी इसी भाग में राजा को भोजन भी करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो समय होगा एग्जैक्टली 9 के आसपास होगा, यानी 9 बजे के आसपास, जब राजा को भोजन करना है और पहले नहाना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है राजा का, और इसी समय राजा को फिर नहाने के बाद भोजन करना है, भोजन के बाद फिर थोड़ा सा स्वाध्याय भी करना है, यानी 1.5 घंटा का ये समय है, ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटे का एक भाग है, ठीक है ना। हर भाग में 1.5 घंटे का समय है, ठीक है। तो इन 1.5 घंटे में राजा को नहाना भी है, खाना भी है, और उसके बाद खाने का मतलब है ब्रेकफास्ट जो होता है, सुबह का नाश्ता जलपान करना है, और उसके बाद थोड़ा स्वाध्याय भी करना है। और इसके बाद जो चतुर्थ जो भाग होगा, यानी बिल्कुल जो दिन का भाग होगा, यानी 12 बजे का समय होगा, उस समय राजा को क्या करना है, हिरण्य प्रतिग्रहम अध्यक्षांश्च कुरुपिता, उस समय राजा को एक तो हिरण्य प्रतिग्रह करना है, यानी जितने भी धन संबंधित जो कार्य होंगे, जो धन लेना है, कहीं से लेना है, कहीं देना है, ठीक है, तो सोना चांदी धन आदि को जो ग्रहण करना है, उनको एक तो देखना है। कब देखना है, दिन के ही, ठीक है, यानी चतुर्थ भाग में, चतुर्थ नाड़िका में। तो चतुर्थ नाड़िका का मतलब है कि जो बिल्कुल छाया है मध्याह्न वाली, उसमें देखना है, और प्लस उस समय अध्यक्ष आदि को भी समझना है। अध्यक्ष जो राजा के होंगे, जो मंत्री आदि होंगे, उनकी कैसे नियुक्ति करनी है, कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, किस अध्यक्ष को क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें उसी समय देखनी है। उसके बाद कहते हैं पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणेन मंत्रित, और उसके बाद ये पंचमे का मतलब है कि दिन का अब उत्तरार्ध जो हिस्सा है, यानी अब 12 बजे के बाद का जो हिस्सा
है उसमें राजा को पहले क्या करना है, जो पहला पंचम वाला जो भाग होगा उसमें मंत्री परिषद है, यानी जो उसकी मंत्री परिषद होती है, प्रकृति होती है, उसके साथ में राजा को क्या करना है, पत्र संप्रेषणेन मंत्रियत, यानी जो मंत्री परिषद है, अब मंत्री परिषद राजा के सामने तो होती नहीं है, दूर दूर होती है, तो उनके साथ में राजा को पत्र के द्वारा, यानी पत्र लेटर के द्वारा उनके साथ में सारा व्यवहार करना है, बातें करनी है। लेटर का मतलब यहाँ पर कोई लव लेटर नहीं है, कोई दूसरा लेटर नहीं, यानी उनके साथ में सारे राज्य के बारे में बातें करनी है, चाहे तो लेटर के द्वारा करे, चाहे किसी भी प्रकार के चिट्ठी पत्री आदि के द्वारा करे, जो भी वहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबल हो। और उसके बाद कहते हैं चार गुह्य बोधनानी च बुद्धेत, और इसी समय में चार गुह्य बोधनानी बोधनीयानी, ठीक है, जो गुप्त बातें होती हैं या जो गुप्तचरों संबंधित जितने भी बातें होंगी उनको भी इसी समय क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये राजा का रूटीन है, पंचम में करना है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि पंचमे किम कार्यम या षष्ठ में किम कार्यम। और उसके बाद छठवां जो भाग होगा, ठीक है, छठवां भाग का मतलब है कि 12 बजे के बाद हो गया आपका पाँचवां भाग, 12 बजे के बाद का 1.5 घंटा पाँचवां भाग हो जाएगा, यानी 1:30 बजे तक, और 1:30 बजे के बाद यानी 3 बजे के आसपास का जो समय होगा वो होगा छठवां भाग। और उसमें राजा को स्वैर विहारम मंत्रम व सेवित, उस समय राजा घूम सकता है, थोड़ा सा टहल सकता है और अपने मन पसंदीदा जो भी उसको काम करना है वो कर सकता है, ठीक है। तो स्वैर विहारम का मतलब है कि हम अपने मन पसंद से वो सारे कार्यों को कर सकता है, मंत्रम व सेवित। और सप्तमे हस्ती अश्वरथा युद्धियान पश्येत, और जो सातवां जो दिन का भाग होगा उसमें हस्ती अश्वरथ आयुधियान देखने हैं, ठीक है, यानी जो सातवां जो दिन का भाग होगा उसमें हाथी घोड़े जितने भी राजा के इधर उधर जाने के लिए जो वाहन आदि होते हैं उनकी देखरेख करनी है, उनको देखना है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कि कोई हाथी बीमार तो नहीं है, कोई रथ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें सातवें भाग में देखनी है। फिर जो आठवां भाग होगा उस समय राजा को सेनापति सखो विक्रमम चिंतित, जो आठवां भाग होगा आई थिंक शाम के बाद का समय होगा ये, उस समय राजा को क्या करना है, अपने सेनापति के साथ मिल करके युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में चिंतन करना है कि कहीं कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो दिन का जो अंतिम भाग होगा आई थिंक ये पूरा रात होने वाली है, तो उस समय का जो भाग होगा उस समय राजा को फिर क्या करनी है, संध्या करनी है, प्रतिष्ठिते आहनि, यानी राजा जब दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सूर्य ढल जाएगा, तो उस समय राजा को संध्या करनी है, संध्याम उपासिता। तो ये टोटल हो गए 8 भाग, ये तो हो गए दिन के 8 भाग। इसी प्रकार से रात्रि के 8 भाग हैं जिनमें राजा का एक रूटीन को फॉलो करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है। वो क्या है, तो रात का भी आप देख लीजिए, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। प्रथमे रात्रि भागे गूढ़ पुरुषान पश्येत, सबसे जो रात्रि भाग का पहला जो नाडिका होगी, यानी पहला 1.5 घंटा होगा, पहला जो भाग होगा उसमें राजा को क्या करना है, अपने गुप्तचरों को देखना है, ठीक है। गूढ़ पुरुषान पश्येत का मतलब है कि अपने गुप्तचरों को देखना है, उनको समझना है। फिर उसके बाद जो दूसरा भाग होगा, देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुछ समस्या है ऐसी, इसीलिए मैं जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा जो भाग होगा उसमें फिर से स्नान करना है, फिर भोजन करना है और फिर स्वाध्याय करना है, यानी ये रात्रि का जो दूसरा भाग होगा उसमें राजा को एक तो स्नान करना है, फिर भोजन करना है और फिर स्वाध्याय करना है। ये तीनों चीज़ें फिर दोबारा करनी है, एक तो सुबह किया फिर शाम को भी करना है, रात के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो भाग होगा तृतीय, तो आई थिंक ये तीसरा जो भाग होगा ये आई थिंक 10 बजे के आसपास होगा, 10-11 बजे के आसपास, 10-11 के थिंक, ठीक है, रात को। तो उस समय राजा को क्या करना है, तृतीय तूर्य घोषेण संविष्टस चतुर्थ पंचमो सहिता, तृतीय भाग में राजा को तूर्य घोष के द्वारा, यानी कुछ घंटी के द्वारा, जैसे घंटी बजती है, ठीक है, या फिर संगीत के द्वारा, जैसे मेडिटेशन होता है, तो उसके द्वारा राजा को क्या करना है, नींद के लिए प्रस्थान करना है, यानी सोने के लिए जाना है, यानी 10-11 बजे के आसपास की ये बात होगी। और उस समय राजा को सोने के लिए क्या करना है, प्रस्थान करना है, शयन के लिए जाना है। और शयन के लिए कैसे जाना, तो बोले तूर्य घोष के साथ, यानी थोड़ा संगीत सुन करके जाना है, या फिर आजकल जैसे आप देखते हैं मेडिटेशन सुन लो, ऑनलाइन म्यूजिक लगा लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, तो इस प्रकार से राजा को सोने के लिए जाना है। और जो रात का जो चतुर्थ और पंचम जो भाग होगा उसमें राजा को पूरा शयन करना है, ठीक है, यानी 1.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा यानी 3 घंटे, तो 3 से लेकर 4-5 घंटे तक राजा को सोना है, यही बात है। तो चतुर्थ पंचम में पूरा राजा को शयन करना है। और उसके बाद छठवां जो रात्रि का भाग होगा उसमें फिर राजा को जागने के लिए प्रयत्न करना है, तूर्य घोषेण, यानी उस समय भी राजा को कोई घंटी के द्वारा, यानी जैसे कहीं हॉस्टल में घंटी बजती है या तूर्य घोष होता है, किसी संगीत का नाद होता है, या थोड़ा संगीत सुन लिया सुबह सुबह, उस समय उठ गए संगीत सुन करके, अलार्म जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, अलार्म लगा दिया जो कि हमें उठा देगा, तो तूर्य घोष से राजा क्या करना है, प्रतिबुद्ध, यानी उठना है उसे। और शास्त्रम इति कर्तव्यताम च चिंतित, और सुबह उठने के तुरंत बाद राजा को क्या चिंतन करना है, एक तो शास्त्र के बारे में, ठीक है, कर्तव्यता यानी आज मुझे क्या क्या करना है,
कर्तव्यता के बारे में राजा को सोचना है कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या आज होगा, इन सभी बातों के बारे में राजा को षष्ठ जो भाग होगा रात्रि का उसमें सोचना है। और उठना कैसे, तो उसके बारे में बता दे कि तूर्य घोषणी यानी अलार्म लगा करके या फिर किसी इस प्रकार की ध्वनि के साथ में उठना है। फिर जो सप्तम जो भाग होगा उसमें राजा को मंत्रम अध्यासित गूढ़ पुरुषांश प्रेषित। सातवां जो रात्रि का भाग होगा उसमें राजा को मंत्र यानी विचार करना है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और अपने जितने भी गूढ़ पुरुष होंगे राजा के उनको तत्त कार्यों के लिए भेज देना है। यानी सुबह सुबह ही राजा को क्या करना होता है, अपने सभी गुप्तचरों को भेजना होता है। तो ये सप्तम भाग का मतलब है कि आई थिंक ये सुबह 4-5 बजे का समय होगा। तो अगर राजा के पास घड़ी वगैरह ना हो, समय यंत्र ना हो, तो तब राजा को क्या करना है, ये जो छाया के बारे में बताया कि सुबह की छाया ऐसी होती, दिन की ऐसी होती, तब इसको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जो अष्टम जो भाग होगा उसमें राजा को क्या करना है, ये अष्टम भाग का मतलब है कि 5-6 बजे का समय होगा, आई थिंक 5-6-7 के आसपास। तो अष्टम भाग में राजा को ऋत्विकों के साथ में, जो आचार्य होंगे उनके साथ में, ठीक है, और पुरोहित होंगे जो, ठीक है, उनके साथ में, यानी जो पुरोहित आदि होंगे उनके साथ मिलकर के क्या करना है, स्वस्ति वाचन पढ़ने हैं, स्वस्ति वाचन को सुनना है, ठीक है। स्वस्त्ययनानि प्रतिगृह्णात्, यानी सुबह सुबह राजा को पूजा पाठ वगैरह सुननी है, पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ कौन करेगा, तो जो ऋत्विक होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित के जो उनके साथ में मिल करके ये सारे स्वस्ति वचन सुनने हैं, गणेश पूजन सुनना है, ठीक है, जिससे कि राजा का अगला जो कर्म होगा उसमें कल्याण हो सके, यानी वो अच्छा हो, उसमें कोई विघ्न ना आए। तो इस प्रकार से राजा को कर्म करने हैं, ठीक है। और भी उसी समय क्या करना है, तो चिकित्सक महानसिक माहुर्तिकांश पश्येत्, यानी उसी समय राजा को एक तो जो डॉक्टर्स होते हैं उन पर भी नज़र रखनी है कि हमारे डॉक्टर सभी सही हैं, सलामत हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। और खाना बनाने में जो महानसिक होता है, यानी खाना बनाने वाला जो होता है किचन में, उसको भी देखना है। और माहुर्तिक का मतलब है जो शकुन शास्त्र आदि को समझते हैं कि आज क्या होने वाला है, आज का मुहूर्त कैसा है, ज्योतिष संबंधित बातें भी राजा को सुबह सुबह इसी अष्टम भाग में कर लेनी है, ठीक है। और इसी अष्टम भाग में एक और काम करना है राजा को, सवत्साम धेनुम वृषभम च प्रदक्षिणीकृत्य उपस्थानम गच्छेत्। इसके बाद राजा को इसी अष्टम भाग में, यानी रात्रि का अंतिम भाग है अष्टम भाग, यानी कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो राजा को इसी समय क्या करना है, जो सवत्स जो धेनु होगी, यानी जिसका बछड़ा भी होगा, ऐसी जो दूध देने वाली जो गाय होगी, और जो वृषभ होगा अर्थात जो बैल होगा, ऐसे दोनों के क्या करनी है, प्रदक्षिणा करनी, यानी घूम करके उनके चारों ओर से। उसके बाद राजा को अपने राजमहल में जाना है। यानी ये भी राजा के लिए एक रूटीन बनाया कि जब भी राजा सुबह अपने राजमहल में जाए, दरबार में जाए, तो वहाँ जाने से पहले राजा को जो गाय होती है, जो गाय कैसी हो, बछड़े वाली गाय हो, दूध देने वाली हो, और साथ में एक बैल हो, उन दोनों की प्रदक्षिणा करनी है, यानी परिक्रमा करके घूम करके तब राजा को अपने महल में जाना है। तो ये राजा के 8+8 भाग दिन के और 8 भाग रात्रि के सभी के बारे में कर्म बता दिया कि कब राजा को क्या करना है। परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आगे कहते हैं कि आत्मबलानुकूल्येन वा निशाहर भागान प्रविभज्य कार्याणि सेवित। आगे कहते हैं कि अगर राजा के पास में ज़्यादा कार्य हो सकता है राजा को बहुत ज़्यादा कार्य करना हो, तो राजा फिर क्या कर सकता है, आत्मबलानुकूल्येन, राजा खुद भी अपने जो डिसीजन है, यानी अपना जो रूटीन है, खुद भी बना सकता है। आत्म बलानुकूल्यन का मतलब है कि अपने मनपसंद से भी वो अपना टाइम टेबल डिसाइड कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि राजा को उपरोक्त जो टाइम टेबल बताए उसी को फॉलो करना है, बट ये एक जनरल टाइम टेबल है, ठीक है, राजा के लिए। आप भी चाहें तो उसको देख सकते हैं, फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सफलता में 4 चांद ही लगाएगा। और निसाहर भागान, यानी राजा चाहे तो अपने आप ही जो है रात्रि और दिन का जो भाग है उनको विभाजित करके, यानी अपने अकॉर्डिंग उनको सेट करके कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, लेकिन सेट जरूर करना है, टाइम टेबल जरूर बनाना है। और टाइम टेबल बना करके ही राजा अपने कार्यों को देखे, कार्यों का सेवन करे, ये राजा को विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिएगा, जब राजा उपस्थान गतः, यानी राजा जब अपने दरबार में चले जाएगा, ठीक है, दरबार में जाने के बाद राजा को किन बातों का ध्यान रखना है, तो कहते हैं कार्यार्थी नाम अद्वारा संगम कार्येत। जो कार्यार्थी होंगे, कार्यार्थी का मतलब है जो राजा के जितने भी कर्मचारी होंगे या जो किसी कार्य के लिए आ रहे हैं राजा के पास में, जो प्रजा आती है कुछ संदेश लेकर के, किसी कोई समस्या है, तो जब राजा उपस्थान यानी प्रस्थान कर ले, कहाँ के लिए, अपने राजमहल में जब चला जाए राजा, उस समय जब उसके पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो राजा को क्या करना है, उनको अपने दरबार में आने के लिए आज्ञा देनी। यानी कई बार आपने देखा होगा कि राजा क्या करता है, उनको वेटिंग के लिए लगा देता है कि अभी राजा बिजी है, अभी आप बाहर ही रहिए, कुछ समय वेट करिए। तो ऐसे में जो
जिसका कोई अर्जेंट काम होता है तो वो अपने काम को नहीं करवा पाता है। तो ऐसी स्थिति में राजा को क्या करना है, उन सभी का ध्यान रखना है ताकि वो अद्वार संगम यानी वो द्वार पर आ सकें, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, तुरंत आ सकें। तो इसके लिए राजा को ध्यान रखना है, ध्यान से उनका कार्य संपन्न करवाना है। ठीक है। दुर्दर्शो ही राजा कार्य विपर्यासम आसन्ने कार्यते, क्योंकि अगर राजा उस समय कहेगा कि आप लोग वेटिंग पर रहिए, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, दुर्दर्श हो जाएगा यानी देखने के योग्य, देखने में कठिन हो जाएगा, राजा को देखना मुश्किल हो जाएगा, राजा बिजी है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या, इसका नुकसान कि जो कार्य विपर्यासम यानी जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कर्म करने होते हैं, जो नहीं करने होते हैं, वो सब उल्टे होने लग जाते हैं, यानी उनका परिणाम गलत होने लग जाता है। क्योंकि अगर राजा प्रजा की नहीं सुनेगा, किसी को अर्जेंट काम है और राजा कहेगा कि आप लोग वेट करिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, सबका नुकसान होगा। तो कार्य यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी का विपर्यासम गलत सही होने लग जाएगा। तो इसीलिए राजा को क्या करना है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि अगर कोई वेटिंग पर है, दरबार में आ रहा है कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के, तो राजा को तुरंत उसको अपने कक्ष में बुला लेना है और उसकी बात को सुनना है। ठीक है। तेन प्रकृति कोपम अरिवसम व गच्छेत, क्योंकि अगर राजा इन बातों को नहीं सुनेगा, उसको वेटिंग पर लगाएगा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, प्रकृति कोप यानी उसके जितने भी अमात्य होंगे उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा। तो प्रकृति कोपम अरिवसम व गच्छेत, और राजा भी क्या हो जाएगा, शत्रु के अधीन हो जाएगा, शत्रु भी उस पर खूब आक्रमण करेगा। क्योंकि वो प्रजा की अगर नहीं सुनेगा, प्रजा अगर रो रही है और सुबह सुबह कोई रो रहा है, किसी को समस्या है, तो अगर राजा उसकी बातों को नहीं सुनता है और राजा कहता है कि आप प्रतीक्षा में रहिए, तो इस प्रकार का व्यवहार अगर राजा करता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए बोले राजा को चाहिए कि तस्मात् देवता श्रम पाषंड श्रोत्रिय पशु पुण्य स्थानानाम बाल वृद्ध व्याधित व्यसन अनाथानाम स्त्रीणाम च क्रमेण कार्याणि पश्येत। इसीलिए राजा को क्या करना है, देवता, आश्रम, पाखंडी, जो ब्राह्मण श्रोत्रिय होते हैं, पशु होते हैं, पुण्य स्थान जितने भी होते हैं, बाल वृद्ध जो लोग होते हैं, जो जिनको कोई रोग हो गया है, जिनको कोई व्यसन है, या जो लोग अनाथ हैं, या जो स्त्री हैं, ठीक है, उन सभी को राजा को अच्छे ढंग से देखना है। अगर उनकी कोई समस्या है तो उनके सभी कार्यों को क्या करना है, देखना है, तुरंत देखना है। ऐसा नहीं कि उनको वेटिंग पे लगा दिया, प्रतीक्षा में लगा दिया। जैसे कहीं आपने देखा होगा कोई राजा कर देता कि अभी आप वेटिंग पर रहिए, ठीक है, अभी आप बैठे रहिए, अभी आप थोड़ी देर बाद आइए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तत्काल उनका क्या करना है, उपाय करना है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, इसीलिए उसी समय उनका उपाय कर देना है। क्योंकि आपको भी इस चीज़ को फॉलो करना है। आपको जो काम अभी करना है, यानी JRF अगर आपको हासिल करना है तो एक लिमिटेड टाइम में करना होगा। हो सकता है कल नेट की जो पॉलिसीज़ है, NTA नेट सारी पॉलिसीज़ चेंज कर दे और आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाए। तो इसीलिए जो अभी करना है आपको, उसको अभी कर डालिए, ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। कार्य गौरवाद आत्यायिक वशेनवा, क्योंकि हो सकता है कोई कार्य क्या हो, आकस्मिक आ जाए, आत्यायिक यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, और कार्य गौरवाद, जो भी कार्य आपको करना है, जो जरूरी है, उसको बिल्कुल 100% आप जल्दी कर दीजिए। ठीक है। तो यहीं तक आज का ये चैप्टर था। इसमें कुछ श्लोक हैं, आज का कुछ समय बहुत कम है, तो इसीलिए इन श्लोकों को हम अगले प्रकरण में जब हम पढ़ेंगे उसी में हम इन श्लोकों को शुरुआत में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आज का जो ये प्रकरण था ये आपको समझ में आएगा। ये राजा के बारे में सारे कर्म बताए गए, उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें इसमें बताई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।